नमस्कार फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश। और मौर्य वंश में भी स्पेशली जो सम्राट अशोक है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं तो उन्हें हम देखेंगे, क्योंकि जो यूपी पेट 2022 प्री एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है, यानी क्लियरली मेंशन है जो मौर्य साम्राज्य है उसमें जो सम्राट अशोक है सिर्फ उसी के बारे में पूछा जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका आंसर होगा 269 ईसा पूर्व अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। कौन कौन से अभिलेख हैं ये? एक तो मास्की है, एक तो गुर्जरा है और एक तो नैतूर है जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्या नाम है? नैतूर। तो ये जो कुछ अभिलेख हैं लगभग में 3, तो तीनों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, जबकि कुछ अभिलेख और भी हैं जिनमें भी अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, जैसे कि रुद्रदामन का अभिलेख। कौन सा? जो रुद्रदामन का अभिलेख है आपका, रुद्रदामन, जो कहाँ पे? जो जूनागढ़ में है। कहाँ पे है? जूनागढ़ में जो रुद्रदामन का अभिलेख है उस अभिलेख में भी अशोक के नाम की जो है चर्चा की गई है। तो ये जो अभिलेख है इनका नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर होगा 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग स्टेट पर आक्रमण किया था। देखिए, जब अशोक सम्राट था तो वह साम्राज्यवादी नीति में विश्वास करता था और इसी को लेके अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया और कलिंग राज्य को जीत लिया, यानी युद्ध किया और कलिंग स्टेट को जीत लिया। और कलिंग कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। लेकिन इसके जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वह कलिंग का युद्ध ही था, क्योंकि कलिंग युद्ध में इस तरीके से हिंसा इसने अपने आँखों से खुद देखी थी। उसके बाद में इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसके जो भी विचार थे, जो भी सिद्धांत थे, वो पूरी तरीके से बदल गई। क्योंकि कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। फिर यह बिल्कुल भी हिंसा नहीं करता था, यहाँ तक कि इसने अपने दरबार में जो शिकार होती है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो इसका आंसर होगा अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा दी थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को शिक्षा दी थी। और जब इतना आपको पता है कि उपगुप्त नामक भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, तो ये तो आप इंटरलिंक करके बता ही सकते हैं कि अशोक जैन धर्म का फॉलोअर था या फिर बौद्ध धर्म का। तो ऑब्वियसली बात है कि अशोक बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। ना कि सिर्फ फॉलोअर था, बल्कि उसने बौद्ध धर्म को बहुत ही बड़े स्केल पे प्रचार और प्रसारित भी किया था। और इसीलिए इसने अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन भी किया था। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर कितने गुफा
कितनी गुफाएं बनवाई तथा उन गुफाओं का क्या क्या नाम है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पे कितनी गुफाएं बनवाई थी, लगभग में 4 गुफाएं बनवाई थी। तो नाम क्या है, कर्ज, फिर चौपार, या फिर कहीं कहीं पे चौपड़ भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा, तो चारों गुफाएं हैं। या तो आप इन्हें नोट कर ले और या तो आप इन्हें याद कर ले। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही किया था। और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 कितने 84,000 शिलालेखों का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन हैं। क्योंकि वह जो था बौद्ध जो धर्म था उसके सिद्धांत को प्रचारित और प्रसारित करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने शिलालेख ना कि सिर्फ भारत में बनवाए बल्कि भारत के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और साथ साथ में भारत में तो बनवाए ही बनवाए। तो इन देशों में उसने क्या किया, शिलालेखों का निर्माण कराया ताकि जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं लोग उनको जान सकें और समाज में सहिष्णुता, भाईचारा और जो धार्मिक क्रियाकलाप है उनमें वृद्धि हो सके। फिर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो देखिए अभी जस्ट मैं बता चुका हूँ कि अशोक के जो शिलालेख थे वो कई देशों में स्थित थे। इसीलिए अशोक ने उनकी भाषा भी अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा का यूज किया था। क्योंकि जो भाषा अफ़गानिस्तान में बोली जाती थी वो भाषा भारत में नहीं बोली जाती थी। तो कौन कौन सी भाषा का उसने यूज किया था, तो ब्रह्मी यानी ब्रह्मी लिपि का उसने यूज किया था, खरोष्टी लिपि का उसने यूज किया था, फिर ग्रीक और अरमाइक लिपि। तो 4 लिपियों का उसने यूज किया था, ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। अब इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, वो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। देखिए जो ब्रह्मी लिपि है, अशोक के जितने भी शिलालेख आपको भारत में मिलेंगे उनमें ब्रह्मी लिपि का ही यूज किया गया है, ठीक है। किसका, ब्रह्मी लिपि का ही यूज अशोक ने भारत में जो शिलालेख बनवाए थे उनमें यूज किया। वहीं जो खरोष्टी लिपि है इसका यूज अशोक ने पाकिस्तान में 2 शिलालेख बनवाए थे और बहुत इम्पोर्टेंट है अरमाइक। क्या नाम है उसका, एक का नाम है अरमाइक, नहीं माफ़ी चाहूँगा सहनबाजगढ़ी नाम है। अरमाइक तो लिपि है, क्या नाम है, सहनबाजगढ़ी, जो कि पाकिस्तान में पड़ती है। तो उस शिलालेख में अशोक ने जिस लिपि का प्रयोग किया उसका नाम है खरोष्टी, ठीक है। सिर्फ 2 ही शिलालेखों में अशोक ने खरोष्टी लिपि का यूज किया और वो दोनों के दोनों पाकिस्तान में हैं। और जो ग्रीक और अरमाइक 2 लिपि और बची, कौन कौन सी, ग्रीक और अरमाइक। तो इन लिपियों का प्रयोग अशोक ने जो अफ़गानिस्तान में शिलालेख बनवाए थे उनमें यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका काफ़ी अच्छा ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई, यानी कह रहा है कि प्रथम बार अशोक के शिलालेखों को कब खोजा गया। तो 1750 ईस्वी में खोजा गया। और पैंथलर, देखिए नाम थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है क्योंकि कहीं कहीं पे आपको पैंथलर मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको फैंथलर भी मिलेगा, ठीक है। तो नाम ये सेम ही है। अगर ऑप्शन में पैंथलर आता है तो आप पैंथलर को टिक करेंगे, यदि ऑप्शन में फैंथलर आता है तो फैंथलर को टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के शिलालेख को पढ़ने में पहली सफलता कब और किसने प्राप्त की। तो इसका आंसर है 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसप नाम के व्यक्ति ने
अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, देखिए कंफ्यूज आप बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि अशोक का जो शिलालेख था वो 1750 में खोजा गया, और जब खोजा जाएगा तभी तो फिर उसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ा जाएगा। फिर 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसप नाम के व्यक्ति ने अशोक के शिलालेखों पर जो लिपि थी उसको पढ़ा था। इतने साल लग गए उसमें जो लिपि का यूज हुआ था उसे समझने और पढ़ने में। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है? तो अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख जो 7वां अभिलेख है वह सबसे बड़ा अभिलेख है, और 7वें अभिलेख में अशोक ने सहिष्णुता की बात की थी। किसकी बात की थी? सहिष्णुता की बात की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, साथ साथ में विषय आपको ध्यान रखना जरूरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो रुम्बनदेही का स्तंभ लेख अशोक के द्वारा जितने भी अभिलेखों का निर्माण किया गया सबसे छोटा ये स्तंभ लेख है। और रुम्बनदेही ये कहाँ का अभिलेख है? तो ये पड़ेगा आपका नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। और नेपाल में भी कहाँ? तो लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में, यानी कि जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि ऐसे आ जाए कि कौन सा शिलालेख या फिर कौन सा स्तंभ लेख बुद्ध के संबंध में जानकारी प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा रुम्बनदेही अभिलेख। और इसमें बताया गया है कि जो रुम्बनदेही यानी जो जहाँ पे लुम्बिनी यानी जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में एक कर व्यवस्था लागू थी। उसका परसेंटेज क्या था, यानी कितना परसेंट जो था किसानों से उनसे फसल ली जाती थी? तो कितना? 1/8। कितना? यानी 1/8। कितना था? 1/8। तो इसकी भाग। तो इस चीज़ की भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो रुम्बनदेही अभिलेख से मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? यानी अशोक का जो साम्राज्य था वह कितने प्रांतों में विभाजित था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन से? उत्तरापथ। कौन कौन सा? उत्तरापंथ या पथ, दक्षिणापथ, प्रासी, अवंती और कलिंग। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तरापथ कौन सा होगा आपका? ये होगा उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्रासी, अवंती और कलिंग। देखिए अशोक से पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य था तो उसका साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था, लेकिन अशोक ने साम्राज्य विस्तार किया, यानी कलिंग स्टेट पे आक्रमण किया और इसे जीत लिया था। तो 4 में आप एक और प्लस कर दीजिए, तो 5 कितने राज्य थे अशोक के समय में? ठीक है। फिर प्रश्न 13, गूढ़ पुरुष किसे कहते थे? यानी कह रहा है कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य में भी जो अशोक का साम्राज्य था उसमें जो गूढ़ पुरुष किसे कहते थे? तो इसका आंसर होगा, गूढ़ पुरुष का मतलब है गुप्तचर। क्या है? गुप्तचर। यानी गुप्तचर एक विभाग होता था और उसके अंतर्गत जितने भी कर्मचारी कार्य करते थे उन्हें गुप्तचर कहा जाता था। फिर क्वेश्चन 14, रज्जुक किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को, यानी जज को मौर्य साम्राज्य में रज्जुक कहा जाता था। क्वेश्चन 16, सीता भूमि किसे कहा जाता था? यानी भूमि थी और भूमि का एक प्रकार था सीता, तो किस प्रकार की भूमि को सीता कहा जाता था? क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसका मतलब जो सरकारी भूमि हुआ करती थी उसे मौर्य साम्राज्य में सीता भूमि के नाम से जाना गया। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दार्शनिक, किसान,
अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो कितने भागों में विभाजित किया था? 7 भागों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था। अब थोड़ी जानकारी हमें मेगास्थनीज के बारे में होना चाहिए, क्योंकि मेगास्थनीज कौन था? यह यूरोपीय को क्या था? राजदूत था, जो कि यूरोप के सीरिया के जो सेल्यूकस निकेटर नाम का एक राजा था, उसके द्वारा कब मौर्य साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य में भेजा गया था। तो यह कौन था? यह एक राजदूत था, यानी इसे भी गुप्तचर कह सकते हो आप। और ये किसने भेजा था? तो यूरोप का एक राजा था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उसने भेजा था। और जब वह भारत आया तो उसने जो भी चीज़ देखी उसका उसने वर्णन अपनी पुस्तक, क्या नाम है उसका? उस पुस्तक का नाम है इंडिका। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पुस्तक का नाम भी याद रखें। क्या नाम है? इंडिका। ठीक है, इंडिका। और इंडिका में क्या विषय है? तो इंडिका में यह विषय है जो मेगास्थनीज था उसने भारत में जो जो चीज़ देखी, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी उसने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, तो जो इंडिका है उसमें ही ये इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मेगास्थनीज के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। क्या आंसर होगा? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। फिर क्वेश्चन 19, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य साम्राज्य से पहले नंद वंश का शासन था। इसका शासन था, नंद वंश का शासन था। किसका? नंद वंश का शासन था। और जो नंद वंश का सबसे लास्ट का राजा था, यानी जो सम्राट था, उसका नाम था घनानंद। और घनानंद को ही किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और किसके? अपने मंत्री की सहायता से, यानी अपने शिक्षक की सहायता से, जिनका नाम था कौटिल्य, की सहायता से जो नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद को पराजित किया था। और उसके बाद में 322 ईसा पूर्व में उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 20, किस सम्राट का नाम देवा प्रियदर्शिनी है? क्या नाम है? देव। यहाँ पे देवान लिखा हुआ है, तो माफ़ी चाहता हूँ, जो है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप करेक्ट करना। इसे क्या नाम है? देवा नाम प्रियदर्शिनी। ये किसका नाम है कह रहा है? तो ये अशोक के नाम है। कौन कौन से हैं? जैसे कि देवा नाम प्रियदर्शी, तो ये भी अशोक का नाम है। अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन भी कहा गया है, तो साथ में आप ये भी ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 21, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म को प्रचार व प्रसारित करने के लिए उसने पुरजोर कोशिश की, बहुत ज़्यादा उसने कोशिश की, और इसीलिए उसका योगदान बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा माना जाता था। क्वेश्चन 22, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका आंसर होगा अशोक ने अपने बड़े भाई की हत्या की थी। क्वेश्चन 23, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका, जो कि अभी हम चर्चा कर चुके हैं। और मेगास्थनीज कौन था? तो यह सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया एक राजदूत था, जो कि गुप्त साम्राज्य में भारत में आया था।
किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से अजीर और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो इसका आंसर होगा बिंदुसार। क्या आंसर होगा? बिंदुसार। तो अभी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि जो कौन था, सीरिया का जो राजा था एंटियोकस, तो उसने जो अपना एक राजदूत भेजा था, क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज। तो उससे जो भारत का बिंदुसार था, और बिंदुसार भी मौर्य जो था मौर्य वंश का ही राजा था। तो उसने उस गुप्तचर से या फिर उस राजदूत से 3 चीज़ों की मांग की थी। कौन कौन सी चीज़ें थी? तो एक अजीर और एक शराब और एक दार्शनिक। 3 चीज़ों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, जिसमें से 2 चीज़ें तो इसने एंटियोकस ने भेज दी थी। 2 चीज़ें तो भेज दी थी। कौन कौन सी? अजीर और शराब। लेकिन दार्शनिक इसने नहीं भेजे थे, मना कर दिया था। तो साथ में आप ये भी याद रखें। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। सो फ्रेंड्स, ये थे 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से संबंधित। तो यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।